नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ रात को 9 बजे यहाँ पर एक लाइव टेस्ट होता है, जहाँ पर मैं आप सभी के लिए 150 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ हिंदी के और जीके जीएस के। तो यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग को बताना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके ट्रिक्स और वहाँ पर आप हमको सीधे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ जाइए पीडीएफ के लिए, और इंपॉर्टेंट जो आपके नोटिफिकेशन होते हैं उनके लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कई बार नहीं जाता है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए, जी हाँ, बस आप लोग को अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है। बताइए, अघोष वर्ण कौन सा नहीं है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करते हैं धा के बारे में, तो जो धा है ये आपका अघोष वर्ण नहीं है, बल्कि घोष वर्ण है। अघोष वर्ण आपके जैसे का हो गया, खा हो गया, चा छा टा ठा, यानी कि पहले प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होता है, और उसके अलावा आपके या रा ला वा होते हैं, वो आपके घोष वर्ण होते हैं। यहाँ पर कह रहा है अघोष वर्ण कौन कौन सा नहीं है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अघोष वर्ण मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा है, का खा चा छा टा ठा, पहला दूसरा जो होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है। किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2, जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए, 2 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भानुदय है, सदैव है, विद्यालय है और गिरीश है। तो यहाँ पर सदा धन एव, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के बारे में, तो यहाँ पर सदैव में दीर्घ संधि नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है सर? आपकी वृद्धि संधि है। सदा प्लस ए होता है ना, तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाड़ौती बोली है। हाड़ौती बोली है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग जवाब दे। देखिए, इस बीच के क्वेश्चन छूट गए, वो बेसिकली आपके गद्यांश वाले क्वेश्चन थे। हाड़ौती बोली की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपकी पूर्वी और मध्य पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर बोली जाने वाली बोलियाँ होती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पूर्वी राजस्थान, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपका उदयपुर हो गया, शाहपुर हो गया, कोटा हो गया, यहाँ पर बेसिकली आपकी हाड़ौती बोली बोली जाती है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? जवाब दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा ए है, ऊ है, ए है और औ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं संयुक्त स्वरों के बारे में, तो आप याद रखिएगा जो आपका ए होता है, ए होता है, ओ होता है, औ होता है, ये आपके संयुक्त स्वर के अंदर में आते हैं। लेकिन जो ऊ है आपका, ये संयुक्त स्वर नहीं है दोस्तों, ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए ऊ, बड़ा ऊ जो है, या छोटा ऊ है, छोटा ऊ तो हर्ष स्वर में आ जाएगा, लेकिन जो बड़ा होता है वो आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सच्चित का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सच्चित, बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही जवाब देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो सच्चित की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा सत्य प्लस चित, जी हाँ, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सत्य प्लस चित, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? सच्चित का ये उदाहरण हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। जी हाँ, तो अगर हम अशुद्ध वर्तनी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो श्रृंगार है, संग्रहित है, शाप है और शुश्रूषा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो संग्रहित जो है ये इस तरह से नहीं लिखा जाता है। इसका शुद्ध रूप गा पे ये वाला री लगता है, री वाला लगता है, ग्रा वाला नहीं लगता, तो संग्रहित होता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा पुष्टि जो है, देखिए पुष्टि सॉरी यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सांसारिक होता है, निरपराध होता है, पौत्रिक होता है। पैतृक में भी अगर देखा जाए तो पैतृ में त्रि वाला लगता है, तो यहाँ पर जो पुष्टि है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। विराम चिन्ह का सही प्रयोग बताइए किसमें हुआ है। तो विराम चिन्ह आपको पता है क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर भगवान तुम्हारा भला करे, तो ये बिल्कुल सही उपयोग हुआ है, क्योंकि भगवान तुम्हारा भला करे ये एक विस्मयादि बोधक है। तो विस्मयादि बोधक शब्द में तो ये होता है कि ओह तुमने अच्छा किया, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो। तो यहाँ पर विस्मयादि सही है। क्या आप सो गया से आ रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था। कहना था सो कह दिया, यहाँ पर कॉमा लगना था। तुम जा रहे हो, भाई तुम जा रहे हो में क्वेश्चन मार्क कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखा जाए तो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 12 में कह रहा है कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। देखिए जुलाहा है, पुस्तक है, अमेरिकी और भूकंप में, बिल्कुल सही जवाब देखिए आना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं अमेरिकी के बारे में, तो अमेरिकी जो है आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर है। अमेरिकी, चलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर पूछ रहा था कौन सा नहीं है, यहाँ पर और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सभी लोग का जवाब आ रहा है। चलिए ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे अमेरिका बोल दिया जाए तो अमेरिका एक व्यक्ति हो गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया भी आपका एक व्यक्तिवाचक के अंदर में आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बट वो करेक्ट हो जाएगा। 13 में देखिए कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शब्द में परि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। परि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। 13 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 13 में अगर देखा जाए तो परि उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। पर्याप्त है, पर्याप्त में देखा जाए तो आपका परि उपसर्ग का यूज हुआ है। परिवर्तन में भी हुआ, परिचय में, लेकिन प्रख्यात में देखा जाए तो प्रा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर परि उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विशेष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए सभी साथी लोग। जवाब देखिए 14 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 14 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अंचल, निश्चित, गर्मी और तेज। तो यहाँ पर देखा जाए निश्चित की बात करते हैं तो ये जो है आपका एक विशेषण शब्द है। इसका विशेष्य क्या होता है ये भी याद रखिएगा, निश्चय होता है। क्या होता है, निश्चय इसका विशेषण होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। पुरुष लिंग शब्द कौन सा है यहाँ पर बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए आपके यहाँ पर। पुल्लिंग शब्द कौन सा है। वायु, विराम, प्रभुता, छवि। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा विराम जो है आपका पुल्लिंग शब्द है और इसके अलावा चारों जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। 16 में कह रहा है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। सभी लोग जवाब दो ना, जितने लोग जुड़े हो वीडियो को शेयर करते हुए चलना। PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जवाब देते हुए चलो। चलिए बिल्कुल सही बात है सर। 16 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संविदा। संविदा जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि और सारे यहाँ पर तुषार, सौभाग्य और नियम आपके पुरुष लिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है निम्नलिखित में से जो कपाट है, कपाट का तद्भव क्या होता है। कपाट का तद्भव जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर। 17 में अगर देखा जाए तो कपाट का जो तद्भव होता है वो किवाड़ होता है। तद्भव पूछ रहा है ना सर, तो किवाड़ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांटा यहाँ पर लिखा है, कांटा का जो तद्भव है वो क्या होता है। कांटा भी आपका एक तद्भव शब्द है, लेकिन इसका तत्सम देखा जाए तो कंटक होता है। कपड़ा का देखा जाए तो करपट होता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करना है। खिचड़ी देशज शब्द है या नहीं है। खरपट तत्सम शब्द है या नहीं है। कुली अरबी शब्द है या नहीं है। आल्पिन पुर्तगाली शब्द है या नहीं है। आपको यहाँ पर ये जवाब देना है। देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, जवाब भी देखिए सी आ रहा है। कुली बात करते हैं तो ये अरबी शब्द नहीं है। अब अगर अरबी नहीं है तो कौन सा शब्द है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। जो कुली है ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ तुर्की भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं तुर्की, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में या जोड़ करके बहुवचन नहीं बनाया गया है।
बताइए किस शब्द में या जोड़ करके बहुवचन नहीं बनाया गया है? नारियां, नीतियां, रीतियां, तिथियां। तो जवाब देखते हैं यहाँ पर कितने लोग जवाब देते हैं। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम नारियां की बात करते हैं तो नारियां में इयां जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? याद रखिएगा, या नहीं जोड़ा गया है, इयां जोड़ा गया है। तो इयां जोड़ करके नारी प्लस इयां होता है, तब बनता है आपका नारियां। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करें। त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करना है। कर्ता ने कर्म को संप्रदान से अधिकरण में, यहाँ पर त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा? जवाब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर हम 20 की बात करते हैं तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को संप्रदान से अधिकरण में, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो संप्रदान में को होता है भाई, संप्रदान को और के लिए होता है, से तो होता नहीं, अपादान से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। 21 कह रहा है कि गौरी शंकर में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी 10:40 पे आपका एक दूसरा भी टेस्ट होगा, और आज मैं वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा उस वाले टेस्ट में। 21 का जवाब दीजिए सभी लोग। गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो गौरी शंकर में देखा जाए तो द्वंद्व समास। यहाँ पर जितने भी साथी बोल रहे हैं द्वंद्व, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? गौरी शंकर में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग हुआ है? आप मेरे सिर आँखों पर हैं, आप भला तो जग भला, आप क्या राय देते हैं, और उपयोग में से किसी में नहीं। बताइए, तो यहाँ पर सर्वनाम के रूप में आप का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो आप भला तो जग भला, याद रखिएगा इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग हुआ है। और विकल्प ए और सी की बात करते हैं तो ये जो आप है ये आपका बेसिकली पुरुषवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुष वाले आप के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? यहाँ पर बताइए कौन सा विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 23 में जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विशेषण कौन सा नहीं है? लाघव है, पाठ्य है, मूर्छित है और राष्ट्र है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राष्ट्र शब्द के बारे में, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है राष्ट्र, ये शब्द जो है आपका विशेष्य है, विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करें। त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करना है यहाँ पर आप सभी को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शिवार्पण तत्पुरुष समास कह रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही बात है। श्याम सुंदर में अव्ययी भाव समास। देखा, श्याम सुंदर की अगर हम बात करते हैं तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण है सर? कर्मधारय समास का उदाहरण। श्याम सुंदर का समास विग्रह करके देखिए क्या होता है आपका, श्याम जो सुंदर है, श्याम जो सुंदर है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो 26 नंबर यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का है? भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो बताइए सर 26 में अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों सर? मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये आपका बेसिकली भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? 27 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। चलिए बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपेक्षा के बारे में, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है अपेक्षा, ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो आपसे कह रहा है दुखी लोगों की मदद करो। इस वाक्य में जो ये दुखी शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है? बताइए, दुखी लोगों की मदद करो, ये जो दुखी शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 28 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम 28 की बात करते हो तो यहाँ पर जो दुखी शब्द है आपका वो गुणवाचक विशेषण है। गुण बता रहा है ना कि दुखी लोगों के बारे में बता रहा है, वो दुखी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? भाई गुण का मतलब क्या होता है? गुण, दशा, स्वभाव किसी से लक्षित हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 पर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का शब्द नहीं है?
यहाँ पर बताना आपको कौन सा शब्द फारसी भाषा का शब्द नहीं है। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। 29 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हुआ। देखो यार आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, दिस इज़ नॉट फेयर, आप लोग शेयर किया करो। 29 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो अगर हम बात करते हैं इमारत के बारे में, देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी है इमारत। इमारत जो आपका फारसी भाषा का शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है भाई? आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं अरबी भाषा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा चिराग, सौदागर, पैमाना, ये भी याद रखिएगा आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। 30 पे आते हैं। तो चटनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? बताइए, चटनी जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब देखते हैं लोग कितने लोग यहाँ पर दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब देखिए आना शुरू हो गया। अगर हम चटनी की बात करते हैं तो यहाँ पर नी प्रत्यय, जो आपका बड़ी ई है, नी प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चटनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है सर? आपका नी प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? बुढ़ापा, आपा लगा है या पा लगा है? देखते हैं यहाँ पर कितने लोग जवाब दे रहे हैं। तो बूढ़ा से बना है बुढ़ापा, यानी कि यहाँ पर पा प्रत्यय लगा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बुढ़ापा में क्या लगा है सर? आपका पा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण पदबंध है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण पदबंध है? 32 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है सर। 32 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 32 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले से बहुत धीरे। कौन सा हो जाएगा सर? आपका पहले से बहुत धीरे, ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरि का अनेकार्थक शब्द नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हरि का अनेकार्थक शब्द नहीं है? 33 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो हरि का अनेकार्थक शब्द यहाँ पर देखा जाए तो आपका हाथी नहीं है। देखिए, हरि मतलब विष्णु होता है, इंद्र होता है, सिंह होता है, लेकिन हाथी नहीं होता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्म का अर्थ से संगत विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्द युग्म के अर्थ से संगत विकल्प का चयन करना है। अब्ज, अब्द, अब्ज का मतलब क्या होता है और अब्द का मतलब क्या होता है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अब्ज का अर्थ क्या होता है और अब्द का अर्थ क्या होता है? भाई अब्ज का मतलब होता है कमल और अब्द का मतलब होता है आपका बादल। तो कमल और बादल, तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो आपसे कह रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का क्या अर्थ है? अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का क्या अर्थ है? 35 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है सर। अधजल गगरी छलकत जाए यानी कि डींग हाँकना। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, डींग हाँकना, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना? आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? बताइए, संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? 36 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, संयुक्त वाक्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा मैंने भोजन नहीं किया है और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए संयुक्त वाक्य में हमेशा याद रखो बीच में और लग जाता है। 37 कह रहा है देखिए यहाँ पर कि शेष मनेह दनेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जही निरंतर गावे, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? बताइए। अलंकार यहाँ पर बहुत ही आसान है इसको पहचानना। कौन सा अलंकार है सर? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सा वर्ड की आवृत्ति अनेक बार हुई है। जहाँ पर किसी वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास होता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास हो जाएगा। क्यों? जहाँ पर एक व्यंजन की आवृत्ति एक से अनेक बार हो, जहाँ पर एक व्यंजन की आवृत्ति, तो सा एक व्यंजन है ना, तो एक व्यंजन की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरी 5 बहनों और एक भाई हैं, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। 39 का जवाब दीजिए सर। चलिए 39 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, यहाँ पर शुद्ध वाक्य कह रहा है ना, तो मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 40 पर आते हैं। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
देवता का पर्यायवाची नहीं है, बताइए देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, सभी का नाम भी देखिए, नाम में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। 40 का जवाब क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर देखा जाए तो वाशव, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वाशव, ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो आपसे कह रहा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। 41 का जवाब दीजिए सर। 41 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा जो परीक्षा गुरु है, अगर हम परीक्षा गुरु के बारे में बात करते हैं तो लाला श्रीनिवास जी ने लिखी है। ये जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्लियर है? आनंद मठ की बात करते हैं, किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। गबन सभी को पता है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और तितली जो है आपका जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है, बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, गरल, सुधा, आज्ञ, विज्ञ, चिरंतन, नश्वर, निर्दोष और अदोष। क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। निर्दोष का विलोम क्या होता है सर? अदोष नहीं होता है सर, बिल्कुल सही बात है। निर्दोष का जो विलोम होता है वो सदोष होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका डी है ये आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो आपसे कह रहा है कि त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं। चारों ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए विद्रोही शत्रु, देखिए यहाँ पर विद्रोही और शत्रु 2 बार आ गया है ना। जी हाँ, जवाब देखिए बी ही आ रहा है, क्योंकि विद्रोही और शत्रु दोनों एक ही चीज़ है, 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए था कि वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे, शत्रु मतलब विद्रोही तो हो ही गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है कि पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा। पुरस्कार का विलोम शब्द या पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? जवाब दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो पुरस्कार का याद रखिएगा विलोम आपका तिरस्कार होता है। क्या होता है दोस्तों? तिरस्कार होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तिरस्कार, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा उपकार का अपकार होता है, सत्कार का क्या होता है? तिरस्कार होता है। सत्कार का विलोम तिरस्कार होता है, ये भी याद रखिएगा। उपकार अपकार तो मैंने बता दिया। 45 का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करना आप सभी को। जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज, जिसके 10 आनन है दशानन, जिसको मुकदमा दायर करता है प्रतिवादी, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जवाब दीजिए यहाँ पर कौन सा आपका गलत है, त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा। जवाब देखिए क्वेश्चन नंबर सी आना शुरू हो गया। सी। तो जो मुकदमा दायर करता है भैया उसको बोलते हैं वादी, सिर्फ वादी बोलते हैं, प्रतिवादी नहीं बोलते हैं, या मुद्दई बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है। तो 46 के और ऑप्शन तो कट गए हैं। और यहाँ पर चलिए, दिन दूनी रात चौगना, खूब उन्नति करना, और यहाँ पर ज़मीन पर पैर न करना, घमंड करना। तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है सही है। तीसरा चौथा में से कोई गलत होता तो यहाँ पर वो कट गया है, उसको स्किप कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। जवाब दीजिए कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। जो आपका अद्भुत रस है इसका स्थायी भाव क्या है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है सर? आपका विस्मय होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं विस्मय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है। 4 ऑप्शन दिए गए भाई, पर्वत, अचल, नग, तुंग। पर्वत का अचल, नग, तुंग, यहाँ पर त्रुटिपूर्ण आपको बताना है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहला तो सही है, वृक्ष, तरु, द्रुम, गाछ, ये भी सही है। रात, सरवरी, विभावरी, छड़दा, ये भी सही है। लेकिन हम बात करते हैं डी ऑप्शन के बारे में। देखिए सोना, सोना का जो पर्यायवाची होता है वो पन्नग नहीं होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दिया गया पन्नग, ये पन्नग नहीं होता है। क्यों नहीं होता सर? पन्नग जो होता है वो सांप का पर्यायवाची होता है, सोना का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, डी है, वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। 49 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। सभी लोग भाई PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है। 49 का जवाब क्या हो जाएगा? जायसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? तो याद रखिएगा समासोक्ति है। क्या है सर आपका? समासोक्ति है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समासोक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग पद्मावत का प्रेम जो है लौकिक तथा कथा जो है आपका समासोक्ति है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि गाजीपुर में बोले जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। 50 का जवाब दीजिए सर सभी लोग।
चलिए 50 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो गाजीपुर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है वो आपकी कौन सी है? भोजपुरी है। कौन सी है आपकी? भोजपुरी है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए इसके अलावा भोजपुरी जो आपकी आजमगढ़ में, बलिया में, वाराणसी में, गोरखपुर में, यहाँ सब भी बोला जाता है। चलिए 50 क्वेश्चन हो गए। अभी कहाँ जा रहे हैं अभी आप लोग? इसके बाद अब आते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन की तरफ। इसका आंसर की दिया गया है। सामान्य जानकारी में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 91 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात है सर। मनसबदारी की बात करते हैं तो अकबर का नाम यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं अकबर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस बताइए सभी लोग कब मनाया जाता है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस जो है आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। 93 पर आते हैं। यूपी स्पेशल क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 93 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो याद रखिएगा व्यापार कर से आता है। कहाँ से आता है सर? व्यापार कर से आता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि AMD द्वारा विकसित 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? AMD द्वारा विकसित 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? चलिए 94 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। देखिए जवाब देना शुरू हो गए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्टेरॉन। क्या है सर आपका? ऑप्टेरॉन है। तो याद रखिएगा AMD द्वारा, AMD एक बेसिकली जैसे कंप्यूटर आपने देखा होगा तो उसमें AMD प्रोसेसर होता है। यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ऑप्टेरॉन है 64 बिट का। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 95 कह रहा है कि भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस स्थान पर आता है? भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस स्थान पर आता है? 95 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है सर, 7वें स्थान पर आता है। क्लियर है? भूखंड की दृष्टि से देखा जाए तो 7वें स्थान पर आता है अपना भारत। आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। तो आपसे कह रहा है कि हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है। जो आपकी हार्ड डिस्क है इसकी क्षमता किससे मापी जाती है? हार्ड डिस्क आपको पता है ना क्या होता है? लैपटॉप्स में या कंप्यूटर में लगे होते हैं। तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 96 का सी हो जाएगा गीगाबाइट में। किसमें सर? हार्ड डिस्क की जो क्षमता है वो आपकी गीगाबाइट में मापी जाती है। 97 पर आते हैं। तो आपसे कह रहा है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है बताइए? 97 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर। 97 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। क्या हो जाएगा सर आपका? अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। तो कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो आपकी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। बिल्कुल सही बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। तो आपसे कह रहा है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप सन 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी रह गई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 99 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जब जो संख्या है वो रह गई थी आपकी 299। कितनी सर? 299। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी किसने? सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया गया था, किसने बनाई थी? 100 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनाया था सर? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है साथियों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विख्यात जो आपका बिहू नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं बिहू नृत्य के बारे में तो दोस्तों ये आपका असम से, किस राज्य से सर? असम राज्य से संबंधित है। 102 पे आते हैं। तो कह रहा है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए।
बलवंत राय मेहता एक कमेटी थी जिसने क्या सुझाव दिया था कि पंचायती राज की जो संरचना है उसका स्तर किस पर होना चाहिए। तो 102 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा इन्होंने दिया था ग्राम, ब्लॉक और जिला, इन स्तरों पर दिया था, ग्राम फिर ब्लॉक फिर आपका जिला। क्लियर है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या ये सभी? आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, ऐसे समझा करो कि जिनका यूज हम लोग बाहर कर सकते हैं। अगर चाहो, जैसे माउस का यूज है, क्या माउस का यूज आप लोग बाहर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। माउस का यूज जो है कंप्यूटर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन प्रिंटर की बात करते हैं आप बाहर यूज कर सकते हो। मॉनिटर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मॉनिटर की बात करते हैं तो ये भी आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्लॉटर के बारे में, तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। तो आपसे कह रहा है कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? 104 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। 104 का क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का 140वां स्थान है। कौन सा स्थान है सर आपका? 140वां प्लेस है। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में 100 वर्ष पुरानी पंजाबी कविता के अंग्रेजी अनुवाद वाली एक पुस्तक को अबू धाबी UAE में जारी किया गया। इस पुस्तक का नाम क्या है? 100 वर्ष पुरानी पंजाबी कविता की अंग्रेजी अनुवाद वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड के बारे में है। तो 105 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा खूनी वैसाखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि विश्व बैंक के अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 2019-2020 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? बताइए। आपका कह रहा है विश्व बैंक के अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 2019-2020 में भारत की जो GDP है वो वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 106 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 7.5%। कितना सर? 7.5%। आते हैं 107 नंबर पर। तो आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? भारत में उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? चलिए 107 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा 2000 ईस्वी में। कब किया गया था सर? 2000 ईस्वी में किया गया था। क्लियर है। आते हैं 108 पर। तो आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में जो आपका उर्दू प्रशिक्षण है और जो अनुसंधान केंद्र है वो अवस्थित है कहाँ पर? लखनऊ में, मेरठ में, अलीगढ़ में या फैजाबाद में? 108 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 108 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? लखनऊ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं लखनऊ में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 109 का जवाब दीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, मेघालय में या असम में? 109 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। क्लियर है। 110 का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? 110 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा डुलुथ। कौन सा सर आपका? डुलुथ की अगर हम बात करते हैं तो ये जो नगर है आपका सुपीरियर झील पर स्थित है। क्लियर है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि व्यय विधि के माध्यम से GNP की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? व्यय विधि के माध्यम से जो GNP की गणना है उसमें क्या शामिल नहीं किया जाता है? 111 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा मूल्यह्रास व्यय। क्या हो जाए सर? मूल्यह्रास व्यय जो है GNP की गणना में शामिल नहीं किया जाता है जब व्यय विधि का माध्यम होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। तो आपसे कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर लॉन्च की गई योजना का क्या नाम है? हाल ही में केंद्रीय मानव विकास संसाधन द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर लॉन्च की गई योजना का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 112 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा STARS, स्टार्स। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं स्टार्स, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 113 का जवाब दीजिए सभी लोग कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में किस शहर को पहला स्थान हासिल हुआ है? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में किस शहर को पहला स्थान हासिल हुआ है? क्वेश्चन नंबर 113 जवाब देखिए यहाँ पर 113 का आना शुरू हो गया है। याद रखिएगा दोस्तों 113 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंदौर। क्या हो जाएगा सर आपका? इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
आते हैं दोस्तों 114 पर, तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। चलिए 114 का जवाब दीजिए सभी लोग। 114 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो गोदावरी का। किसका है सर सबसे ज़्यादा बड़ा, गोदावरी का है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर, तो आपसे कह रहा है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत का जो चुनाव होता है उसके लिए जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाता है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा राज्य सरकार द्वारा। अगर पंचायत का चुनाव है तो ये राज्य सरकार ही तो लेगा ना, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। 116 का जवाब दिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला ब्रिटेन की फेलो रॉयल सोसाइटी की सदस्य बनने वाली 358 वर्ष के इतिहास में पहली महिला बनी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला ब्रिटेन की फेलो रॉयल सोसाइटी की सदस्य बनने वाली 358 वर्ष के इतिहास में पहली महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 116 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा गगनदीप कंग। यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, गगनदीप कंग। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर, तो आपसे क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है वो आपका स्थित है कहाँ पर, सिकंदराबाद में, जोधपुर में, रायबरेली में या दिल्ली में। 118 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपका रायबरेली में स्थित है। कहाँ पे सर, रायबरेली में स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर, तो आपसे कह रहा है भारत में या यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था। बताइए, यहाँ पर एक क्रांति होनी चाहिए और हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, ये किसने कहा था। 119 का जवाब दीजिए। जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा लॉर्ड वेवेल ने कहा था कि यहाँ पर एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर, तो इंडिया टुडे, बताइए सर इंडिया टुडे क्या है। 120 का सभी लोग जवाब दीजिए। इंडिया टुडे आपका बेसिकली क्या है। जवाब देखिए 120 का आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा एक समाचार पत्रिका है जो वर्तमान मामलों को समर्पित है, यानी कि करंट अफेयर्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इंडिया टुडे आपका वही है, क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। 121 का जवाब तो सबको आई होप पता ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए 121 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा वियना। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर, तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्ष 1932 ईस्वी के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। वर्ष 1932 ईस्वी के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। क्वेश्चन नंबर 122 जवाब दीजिए सभी लोग। 122 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा 122 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है सर, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय दलित वर्ग का जो है सीधा संबंध था। क्लियर है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर, तो आपसे कह रहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ है वो किस वर्ष हुआ था। 123 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, तो जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी में। कब हुआ था सर, वर्ष 1927 ईस्वी में भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ है वो हुआ था। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित सागरों में किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है। लोवेस्ट सैलिनिटी किस में पाई जाती है, बताइए न्यूनतम लवणता किस में पाई जाती है। जवाब देखिए क्वेश्चन नंबर 124 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका ये है चीन सागर, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो चीन सागर यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। आते हैं 125 पर, तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा अगस्त 1948 में। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं अगस्त 1948, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए दोस्तों क्लियर है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यार वीडियो को शेयर कर दो आप सभी लोग। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है।
126 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा 126 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन जो है आपका गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। क्लियर है, तो याद रखिएगा ये इसका एक अंग है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। तो आपसे कह रहा है दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार का क्षेत्र जो क्षेत्र है वह क्या है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार का जो क्षेत्र है वह है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 127 का जवाब दीजिए सभी लोग। दक्षिण अमेरिका, जवाब देखिए यहाँ पर खनिजों का भंडार जब भी है तो ब्राज़ील पठा लगाना है, तो ऑप्शन नंबर जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 128 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। किस उद्योग में अभ्रक जो है आपका कच्चे माल के रूप में यूज होता है। 128 सभी लोग जवाब दीजिए। उसका जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वैद्युत। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वैद्युत, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वैद्युत अभ्रक माल का। क्लियर है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित जो भारत कला भवन है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। 129 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा वाराणसी में। भारत कला भवन जो है आपका वाराणसी में स्थित है। 130 का जवाब दीजिए कि उपादेयन वर्ड जो है ये उपादेयन वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है। उपादेयन वर्ड प्रोसेसिंग का जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा वर्ड स्टार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड स्टार जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अब हिंदी की तरफ बढ़ देते हैं। तो अभी तक हिंदी और सामान्य विज्ञान हुआ और फिर से हिंदी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपका सामने यहाँ पर ये रहा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली नहीं जाती है। कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, बताइए कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। चलिए 101 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। पहाड़ी लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। पहाड़ी लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका उत्तर प्रदेश में नहीं बोला जाता है, उत्तराखंड के गढ़वाल में, कुमाऊं में, यहाँ सब बोला जाता है। 102 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ये जो बराबर वाला विराम चिन्ह है ये किसका प्रतीक है। 2 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो ये जो बराबर वाला विराम चिन्ह है बिल्कुल सही बात है, तुल्यता सूचक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुल्यता सूचक का चिन्ह है। क्लियर है। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर की निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण, अभी मैंने आपको बताया था अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है आपका अघोष होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर जा, चा, छा, जा, ये तो तीसरा हो गया, घोष हो जाएगा। का, खा, गा, तीसरा घोष है आपका का की बात करते हैं तो अपने वर्ग का पहला वर्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर जिसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये तीनों आपके घोष हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है कि प्रतिमान में कौन सा समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग जवाब दीजिए। तो प्रतिमान की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिमान में दोस्तों आपका कौन सा समास हो जाएगा। प्रतिमान यानी कि पूर्व पद आपका अव्ययी है तो आपका कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 5वां जवाब दीजिए कि यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है। अमृत, माता, काठ और आंचल, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो अमृत जो है ये तत्सम शब्द है, जबकि माता और आंचल ये तद्भव शब्द है। काठ की बात करते हैं तो काठ आपका एक देशज शब्द है। तो ये चारों चीज़ याद रखिएगा। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जब आप पढ़ते हो ना तो बीच में ठहर जाते हो तो वहाँ पर जिन चिन्हों का प्रयोग करते हो उसको क्या कहते हैं। उपसर्ग, संधि, प्रत्यय या विराम चिन्ह। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही बात है, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कॉमा हो गया जिसको हम लोग अल्प विराम बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं, तो ये सारे आपके ठहरने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। 7 का जवाब दीजिए कि भविष्य में होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है। भविष्य में होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है। 7 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई भविष्य में होने वाला, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, भावी। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भावी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है।
क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम हास्य रस के बारे में बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव जो आपका हास हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हास हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हर्ष नहीं होगा सर, हाश होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्राक प्लस मुख, ये बेसिकली आपका व्यंजन संधि का उदाहरण, लेकिन इसका संधि विच्छेद दिया गया है। किसका संधि विच्छेद है? प्रमुख, प्रागमुख, प्राकमुख और प्रागमुख, किसका दिया गया है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो प्राक प्लस मुख दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो जब भी जो आपका का वर्ग है वो आपका अनुनासिक में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर अनुनासिक व्यंजन आता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के अनुनासिक वर्ण में बदल जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 10 का जवाब दीजिए कि शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? प्रत्यय, शीत प्लस ला होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? ला प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो निषिद्ध की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए सही विलोम शब्द आपका हो जाएगा विहित। क्या हो जाएगा सर? आपका विहित हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं विहित, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य किस वाच्य में है? लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य किस वाच्य में है? क्वेश्चन नंबर 12 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, लड़के हंस रहे होंगे यानी कि कृत वाच्य में है ना। लड़के कर्ता की प्रधानता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 कह रहा है कि लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। तो ये आपका जो अधमरा है या जो अध है या अधमरा, अधचकरा, अधपकरा, ये जो भी आता है बेसिकली वो क्या होता है? संज्ञा, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। तो यहाँ पर बेसिकली सिर्फ अगर देखा जाए तो अध पर ही लगा हुआ है ना। तो अध क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका? अगर सिर्फ अध के ऊपर लगा तो आपका उपसर्ग ही होगा। 14 का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुरुष लिंग शब्द बताइए कौन सा है? दया, प्रार्थना, वायु और नेत्र। देखिए इसका भी PDF यार 9 बजे लाइव टेस्ट होता है स्टार्ट, तो 9 बजे आ जाया करो सभी लोग ना। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नेत्र। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं नेत्र, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेत्र जो आपका पुल्लिंग शब्द है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का है? वृद्धि स्वर संधि क्या होता है? सभी को पता है ना। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वृद्धि संधि यहाँ पर देखा जाए तो महोज्वसी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हैं। ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? आ या बड़ा के बाद जब ओ या औ आता है तो अव हो जाता है। यहाँ पर देखिए अव हो गया, महो हो गया। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए कि ठीक ठाक न्याय हो जाना, इसके लिए एक लोकोक्ति की कौन सा है भाई? एक लोकोक्ति कौन सा है? ठीक ठाक न्याय हो जाना या ठीक ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ठीक ठीक है। ठीक ठीक न्याय हो जाना। दूध का दूध, पानी पानी, दूध का दूध, पानी का पानी। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं भाई। अगर न्याय हो रहा है तो यानी कि दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि पत्थर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। पत्थर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। 17 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा प्रस्तर क्या हो जाएगा आपका? पत्थर के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका? प्रस्तर हो जाएगा। और पाषाण भी होता है और उपल भी होता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रस्तर, पाषाण और उपल। यहाँ पर देखिए प्रस्तर, पाषाण, उपल इसमें भी दिया गया है। तो पहला ऑप्शन ए में भी दिया गया है और आपका सी में भी दिया गया है। बट यहाँ पर कौन सा करेक्ट मानेंगे? प्रस्तर, पाषाण। देखिए यहाँ पर पाषाण दिया गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा, यहाँ पर पाषाण वाला करेक्ट होगा। क्लियर है? थोड़ा सा वर्तनी पे भी ध्यान दिया करिएगा, मैंने गलती की उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 8-18 पर तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बरवय किस प्रकार का छंद है? जो बरवय है वो किस प्रकार का छंद है? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए सभी लोग। और 18 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बरवय के बारे में बात करते हैं तो आपका ये मात्रिक अर्ध सम छंद है। क्या है भाई आपका? मात्रिक अर्ध सम छंद है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके प्रत्येक चरण में 12 और 7 ये बेसिकली आपका 19 मात्राएं टोटल होती है। 12 12 7 7। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर
119 पर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण का चयन करिए। उसका लड़का लंबा है, विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता बताता है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है लंबा, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी लंबा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। ये आपका विशेषण है और लड़का जो है आपका विशेष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द ये गंगा तट है, यहाँ पर गंगा तट में आपको समास बताना है। गंगा तट यानी कि गंगा का तट, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो गंगा का तट यानी कि आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं तत्पुरुष समास, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। क्या हो जाएगा सर? 21 में अगर देखा जाए तो तद्भव शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ज्योत्सना है, परीक्षा है, श्रेष्ठी है और आँख है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है आँख, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसका तत्सम क्या होता है? अक्षी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिए कि हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? 22 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम हार्दिक इच्छा की बात करते हैं तो इसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो आपका हो जाएगा अभिलाषा। क्या हो जाएगा सर? आपका अभिलाषा हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए अभिलाषा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है यानी कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं अकर्मक क्रिया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर जो है वो किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दीजिए। तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो प्रेम सागर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये खड़ी बोली गद्य की एक रचना है और ये लल्लू लाल जी की रचना है। किसकी है सर? लल्लू लाल जी की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। माफ़ कीजिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवा आग शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। हवा और आग इस शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? 32 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा हवा आग, अगर इस शब्द युग्म की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा अनिल और अनल। हवा का मतलब होता है अनिल और आग का मतलब होता है अनल। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। माफ़ कीजिएगा भाई। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पैर से सिर तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पैर से सिर तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। 33 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पैर से सिर तक यानी कि अपाद मस्तक, यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी अपाद मस्तक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। माननीय महोदय, पूजनीय, प्रिय मित्र या प्रियात्मज। तो बिल्कुल सही जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो अगर अधिकारी को लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माननीय महोदय से संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 35 का जवाब दीजिए कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अट, वट, अवट और आवट। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली आपका ये कृत प्रत्यय का उदाहरण क्रिया के साथ जुड़ा है ना। लिखना एक क्रिया है, उसमें आवट जुड़ गया है। तो लिखना में आवट जुड़ गया तो लिखावट हो गया। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये बेसिकली आपके क्या है? वर्ण तालिका में जो आपका ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, ये क्या होते हैं? स्वर ही तो होते हैं ना सर। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं स्वर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा सर? आपका स्वर हो जाएगा। ये स्वर के बेसिकली प्रकार होते हैं।
हर्ष में सबसे कम समय लगता है बोलने में, दीर्घ में उससे 2 गुना समय लगता है हर्ष स्वर से, और प्लुत स्वर में हर्ष से 3 गुना समय लगता है हर्ष से, याद रखिएगा। क्लियर है। जैसे ओम, ओम जो है आपका, ओम इस तरह से लिखा जाता है ना, ओम ये वाला ओम, ये जो आपका ओम इस तरह से लिखा जाता है, ओडम नहीं है ओम है, ये कुछ इस तरह से लिखा होता है, तो ये आपका प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है। चलिए सर्दी हो गई सर, आज टेस्ट ले दे रहे थे। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है। 37 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो प्रति शब्द का जो बहुवचन है क्या हो जाएगा का, प्रतियां हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्रतियां। क्लियर है। चलिए इसे प्रति शब्द में आ शब्द जोड़ के प्रतियां बनाया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनः कामना पूरी हो, मनी विशेषण मेरी बात पर ध्यान दे, मनीषी गढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखा जाए तो वह अनेकों मामलों में गवाह था। भाई अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो आपसे कह रहा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर आपको अव्यय बताना है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अव्यय देखिए क्या हो जाएगा। तो 39 में अगर देखा जाए तो अव्यय आपका हो जाएगा हर्षबोधक अव्यय। कौन सा भाई, हर्ष का बोध हो रहा है ना, तो यहाँ पर हर्षबोधक अव्यय जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, अगर इस यहाँ पर देखा जाए तो इस वाक्य में विशेष क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है विद्यार्थी, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी यहाँ पर एक विशेष है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो आपसे कह रहा है कि नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वरिज नयन, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वरिज नयन, इसमें कौन सा छंद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब दीजिए सभी लोग। और 41 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वरिज नयन, यहाँ पर देखा जाए तो आपका छंद आपका हो जाएगा, गिन लेते हैं फटाफट। यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके अलावा 9 10 11, 9 10 11, 11 यहाँ पर है। इसके अलावा इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13। तो 11 और 13 किस में होता है बताइए सर, आप ही लोग बताइए 11 और 13 किस में होता है। 11 और 13 जो मात्राएं होती हैं वो आपकी किस में होती है, सोरठा छंद में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो आपसे कह रहा है कि ने किस कारक का चिन्ह है, बताइए। जो ने है आपका वो किस कारक का चिन्ह है। 42 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो ने जो है कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के रारी रे, उसके बाद अधिकरण में और पर होता है और संबोधन हे अरे ओह ये सब होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा की लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अभी जितने लोग जुड़े हो ना 10:40 पर एक टेस्ट और होगा यार, उसको भी देना मत भूलिएगा। 10:40 पर जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। 43 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 43 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य की जो पहली आत्मकथा के लेखक हैं वो कौन है सर, बनारसी दास जैन। कौन से हैं सर, बनारसी दास जैन जी तो हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन में तो है नहीं प्रथम आत्मकथा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सर, यहाँ पर बनारसी दास जैन जी की है। चलिए
अच्छा, आधुनिक हिंदी साहित्य कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य कह रहा है। आधुनिक काल की जो प्रथम आत्मकथा है उसके जो लेखक है बनारसी दास जैन जी हैं। लेकिन अगर आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करते हैं तब यहाँ पर हो जाएंगे आपके हरिवंश राय बच्चन जी। इनकी जो एक रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, वो आती है इसके अंतर्गत। याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये आधुनिक हिंदी साहित्य पूछा है, और जो मैं बनारसी दास जैन बता रहा था वो आपका आधुनिक काल की जो प्रथम आत्मकथा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। तो आपसे कह रहा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए कौन सा है? माफ़ कीजिएगा, 44 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है सर आपका? ऐतिहासिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। तो आपसे कह रहा है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है? विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45 जवाब देखिए सभी लोग। 45 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पर उद्यमी का, देखिए उद्यमी नहीं है, यहाँ पर उद्यमी और निरुद्यम लिखा गया ना, तो उद्यमी का नहीं होता सर। यहाँ पर अगर देखा तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है गलत हो जाएगा। उद्यमी का जो विलोम होता है वो आपका आलसी होता है, निरुद्यम नहीं होता है। उद्यम होता है अलग चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य का नहीं है? बताइए कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, लड़का दौड़ता है सरल वाक्य है, और बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे सरल वाक्य है, मैं लड़के को बुलाया सरल वाक्य है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी के बारे में कि इस मेले का उद्देश्य है कि लग गया ना, तो आपका ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर। 47 नंबर क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि काम शुरू होते ही बाधा आना, इस अर्थ के लिए सही मुहावरा बताइए क्या हो जाएगा? काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए, इसके लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? चलिए 47 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 47 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो आपसे कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए 48 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो व्युत्पत्ति के आधार पर भाई संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर आपके? 5 भेद होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। तो कह रहा है कि अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बताइए क्या हो जाएगा? अधिसूचना, जो आपके मोबाइल में अधिसूचना आती है ना, नोटिफिकेशन आती है ना, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं नोटिफिकेशन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए, आपको त्रुटिपूर्ण अंश का चयन करना है। संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है, तो आपको डी बताना है, या अगर कोई त्रुटि है तो वो जवाब देना है। तो याद रखिएगा 50 में जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा संसार के प्रत्येक कोने कोने। देखिए यहाँ पर त्रुटि है, इसका वाक्य होना चाहिए था संसार के कोने कोने में, प्रत्येक अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों?